नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैम्पियंस चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, टॉप इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है कि चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित पदार्थ को कहा जाता है। तो प्रतिकर्षित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो आपके एलपी स्टेबिलिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है कि चुंबक के ध्रुवों का ध्रुव सामर्थ्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव सामर्थ्य बराबर होता है। ठीक है, दोनों पोलों का जो सामर्थ्य होता है वो बराबर होता है। ठीक है, और पोलों पर ही अधिक होता है उसका चुंबकत्व। अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है निकिल, मैग्नीज, प्लेटिनम, क्रोमियम। तो अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है, निकिल जो अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ है ए, ऑप्शन ए सोना। सोना जो है अचुंबकीय पदार्थ है। निकिल, लोहा, कोबाल्ट, ये सभी जो है हमारे जो निकिल कोबाल्ट हैं वो तो हमारे जो है अनुचुंबकीय हैं। ठीक है, लौह चुंबकीय होते हैं उनको लौह चुंबकीय। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरेसिस जो स्थिरांक है होता है कितना होता है? 0.01 होता है। निम्न में से 0.012 हिस्टेरेसिस स्थिरांक वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी, हाई कार्बन स्टील। अगला क्वेश्चन निम्न में से विद्युत चुंबक के ध्रुव ज्ञात करने का नियम है। तो ऑप्शन सी, कार्क-स्क्रू नियम। अगला क्वेश्चन नीचे दिया गया चित्र क्या प्रदर्शित करता है? फ्रेंड्स, तो ये क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर सी, एंड नियम प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई का मात्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम टेस्ला भी कहते हैं। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा होता है वेबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत घंटी में काम आने वाली चुंबक है। तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबक। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक काम आता है? विद्युत चुंबक काम आता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थ है। तो कोबाल्ट, स्टील, निकिल, ये सभी जो है चुंबकीय पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का मात्रक बताइए। तो न्यूटन प्रति वेबर। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का मात्रक है न्यूटन प्रति वेबर। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक का प्रयोग होता है। तो कहाँ का होता है? इन सभी में होता है। रिले में होता है, सर्किट ब्रेकर में होता है, क्रेन में होता है। ठीक है ना, तो इन सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। ओवरहेड लाइन में तो एम्पियर का नियम जो है वो ओवरहेड लाइन में धारा ज्ञात करने का नियम है, एम्पियर का नियम। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर पहली बार मतलब आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अस्थायी चुंबक बने होते हैं। तो अस्थायी चुंबक जो है इस्पात के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन नीचे दिया गया चित्र जो है किस नियम को दर्शाता है? ये वाला देखिए, इसमें से ऑप्शन नंबर बी, हेलिक्स नियम को दर्शाता है। ठीक है, हेलिक्स नियम को। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? तो शून्य होती है। मुक्त आकाश की शून्य होती है। ठीक है, निर्वात का। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त अवस्था में BH वक्र की प्रवणता का मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी, म्यू नॉट होता है। म्यू नॉट। ठीक है ना, म्यू बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर होता है। ठीक है ना, म्यू नॉट बराबर म्यू अपन म्यू आर होता है। अगला क्वेश्चन है अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन में से जो है ऑप्शन जो डी वाला है एल्युमिनियम, वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। बाकी जो निकिल है, निकिल कोबाल्ट जो होता है वो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान होता है। तो क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व का मान शून्य होता है। ठीक है ना, जो ऑप्शन बी है अधिकतम, वो क्षण चुंबक के दोनों जो है जो पोल होता है, पोल ना, दोनों पोलों पर जो है मैक्सिमम होता है। ठीक है, और बीच में शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है सभी पदार्थों में अंतर्निहित गुण कौन सा होता है? ऑप्शन बी, प्रतिचुंबकत्व जो है ये सभी पदार्थों में अंतर्निहित गुण होता है, प्रतिचुंबकत्व का। अगला क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक का प्रकार है। अस्थायी चुंबक का प्रकार है तो ये सभी जो है बेलनाकार चुंबक, छड़ चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, ये सभी अस्थायी चुंबक के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ट्रांसफार्मरों में, जनरेटरों में, मोटरों में, यानी कि इन सभी में जो है हम विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है। तो ऑप्शन उसका जो सूत्र होता है ऑप्शन बी, BLV साइन थीटा। BLV साइन थीटा इसका फार्मूला होता है यांत्रिक गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फैराडे के इंडक्शन नियम का सूत्र बताइए। फैराडे के इंडक्शन नियम का सूत्र क्या है? -N ∅2 ∅1 अपान टी। -N ∅2 ∅1 अपान टी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों
चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन सी, क्षेत्र उत्पन्न करने वाली धाराओं पर निर्भर करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्षेत्र उत्पन्न करने वाली धाराओं पर निर्भर करता है, ठीक है ना। बेलन के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल क्षेत्र उत्पन्न करने वाली धाराओं पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबक उत्तर और किस दिशा की ओर ठहरती है? तो उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर ठहरती है, उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर ठहरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ की परमेबिलिटी होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो परमेबिलिटी होती है वो लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है अनुचुंबकीय पदार्थ की। और जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, जो लौह चुंबकीय होते हैं दोस्तों, उनका तो बहुत मतलब 1 से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एक अनुचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है, ठीक ना। एक देखिए पैरामैग्नेटिक जो है, पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक देखिए डायमैग्नेटिक का जो है 1 से मतलब 1 से कम होता है, ठीक है। और जो लौ जो होता है मतलब जो है पैरामैग्नेटिक होता है उसका 1 से अधिक होता है, और जो फेरोमैग्नेटिक होता है मटेरियल उसका 1 से बहुत अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ की परमेबिलिटी होती है तो 1 से अधिक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो परमेबिलिटी होती है वो 1 से अधिक होती है। सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्रफल होता है, सोलेनाइड के चुंबकीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो IN/L या NI/L भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से चुंबक बनाने की विधि नहीं है? दिष्ट प्रेरण विधि, स्पर्श विधि, विद्युत धारा विधि, प्रेरण विधि। तो ऑप्शन ए दिष्ट प्रेरण विधि वो चुंबक बनाने की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय रिलक्टेंस का मान तुल्य होता है। चुंबकीय रिलक्टेंस का मान यानी चुंबकीय रिलक्टेंस का फार्मूला इसमें से कौन सा है? तो L/μ0μRA, L/μ0μRA ये चुंबकीय रिलक्टेंस का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को तो टेस्ला कहते हैं ना, वेबर प्रति चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो वेबर होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, लेंज का नियम क्या दर्शाता है? लेंज का नियम ऑप्शन सी प्रेरित धारा की दिशा को दिखाता है, प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर के नियम से ज्ञात की जाती है, क्या ज्ञात की जाती है? ओवरहेड लाइनों में धारा की दिशा को ज्ञात किया जाता है एम्पियर के नियम से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने का सूत्र होता है तो NI/S होता है, NI/S होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी चुंबक को गर्म किया जाता है। अस्थायी चुंबक को गर्म किया जाता है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बी चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। अगर हम अस्थायी चुंबक को गर्म करते हैं तो उसका जो चुंबकीय गुण होता है, जो वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण होता है वो उसका नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के ध्रुवों का ध्रुव सामर्थ्य होता है तो ऑप्शन बी ध्रुव सामर्थ्य बराबर होता है। जो ध्रुव सामर्थ्य होता है ना वो दोनों बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से चुंबक का गुण नहीं है। ऑप्शन ए दिया, पदार्थों जैसे लोहा और इस्पात को आकर्षित करती है, सही बात है। पृथ्वी के उत्तर दक्षिण ध्रुव के सापेक्ष एक स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ चुंबक नियत स्थिति में गति करता है, सही है, ठीक है। और अब सी वाला कि प्रेरण द्वारा निकटतम चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व उत्पन्न करता है, ये भी सही है। लेकिन जो डी वाला है, चुंबकीय यानी विपरीत ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही वाला ऑप्शन डी वाला गलत है। क्योंकि दोस्तों जो विपरीत ध्रुव होते हैं एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पदार्थों का अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय में वर्गीकरण किया जाता है किसके आधार पर? तो ऑप्शन बी आणविक सिद्धांत से किया जाता है, आणविक सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ की छड़ को एक प्रबल चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होने का प्रयत्न करती है, तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? वह पदार्थ कहलाता है ऑप्शन नंबर डी प्रतिचुंबकीय कहलाता है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय कहलाता है। आइए अब जो अगला जो चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं तो प्रत्यावर्ती धारा एसी से, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान बराबर होता है किसके? शिखर मान का 0.707, शिखर मान का जो है 0.707 के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रत्यावर्ती धारा का अवगुण है, तो क्या अवगुण है? सीमित चुंबकीय प्रभाव, यही उसका क्या है? अवगुण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रत्यावर्ती धारा में फार्म फैक्टर का मान होता है, तो 1.11 होता है फार्म फैक्टर का मान एसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्रत्यावर्ती धारा का मुख्य गुण होता है, प्रत्यावर्ती धारा का मुख्य गुण क्या होता है? ए और बी दोनों सुगम बोल्टता उच्चायन और सुगम बोल्टता अपचयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्य प्रत्यावर्ती धारा से नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी ये सभी कार्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रचालन, बैटरी चार्जिंग और विद्युत लेपन। ये जो है एसी से नहीं किया जा सकता, एसी को डीसी में बदल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न फेजर आरेख संबंधित है, तो ये किसका जो है फेजर आरेख तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी आरएल एसी परिपथ से संबंधित है, आरएल एसी परिपथ से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ज्यारूपी तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर होता है, उसका फार्मूला कौन सा है दोस्तों? 0.707 गुणे मैक्सिमम वैल्यू अपन 0.637 गुणे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है ज्यारूपी तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के लिए संधारित्र के विरोध को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए धारिता प्रतिघात कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए संधारित्र के विरोध को क्या कहा जाता है? धारिता प्रतिघात कहा जाता है। एसी के किस मान को वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है? वोल्ट एम्पियर में, आभासी शक्ति को वोल्ट एम्पियर में यानी कि अपरेंट पावर को वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिघात के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिघात के व्युत्क्रम को ससेप्टेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रतिघात के व्युत्क्रम को ससेप्टेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रेणी आरएल परिपथ में वोल्टता धारा से कितनी आगे चलती है? तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन आरएलसी परिपथ का परिणामी प्रतिघात का मान होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए एक्सएल माइनस एक्ससी होता है। परिणामी प्रतिघात जो है रिजल्टेंट जो रिएक्टेंस होता है वो एक्सएल माइनस एक्ससी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई का मात्रक होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई का मात्रक ऑप्शन सी ओम होता है। अगला क्वेश्चन समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घटाने के लिए किया जाता है क्या? ऑप्शन नंबर डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घटाने के लिए, याद रखिए घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं, घटाने के लिए। अगर जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को घटाना है तब उनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीलिंग फैन की ऑक्सिलरी वाइंडिंग परिपथ का फेजर रेखाचित्र नीचे दर्शित है। ठीक है ना, यहाँ पे दर्शाया गया है। पूछा है कि परिपथ के पावर फैक्टर की प्रकृति को बताइए। तो इस फिगर के हिसाब से जो पावर फैक्टर है वो पश्चगामी है, यानी कि लैगिंग है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न चित्रों में शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के फेजर आरेख की पहचान करें। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ दोनों सेम फेज में होता है दोस्तों। देखिए ए वाला जो है मुझे सही लग रहा है, ए में जो वोल्टेज और करंट जो है एक दूसरे में क्या होता है? फेज में होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट भी है। अगला क्वेश्चन कि एक शुद्ध एसी परिपथ में पावर खपत क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है ना, शुद्ध एसी परिपथ हो चाहे शुद्ध जो है वो मतलब इंडक्टिव हो चाहे कैपेसिटिव हो, तो पावर खपत शून्य होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटिव परिपथ में पावर फैक्टर होता है तो कैपेसिटिव में अग्रगामी होता है, यानी कि लीडिंग होता है। ठीक है, अगला है कि कैपेसिटिव एसी परिपथ में होता है, कैपेसिटिव है तो ऑप्शन नंबर बी वाला, धारा वोल्टेज से आगे चलती है, धारा जो है वोल्टेज से आगे चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन श्रेणी आरएलसी परिपथ की प्रतिबाधा का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपूर्ति वोल्टता 10 वोल्ट हो तो मल्टी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताइए। तो इसमें इस फिगर के हिसाब से आपको जो है यानी कि वोल्टता भी का मान जो है 10 वोल्ट दिया है, तो आपको वोल्ट मीटर जो यहाँ पर भी आ रहे इसके क्रॉस बताना है। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी 6 वोल्ट आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस देखिए रेजिस्टेंस 18 ओम का लगा है, एक्सएल में 24 ओम का लगा है। ठीक है, इसमें आप जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है उसको लगाएंगे तो 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 6 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा और 4 वोल्ट जो है 24 ओम के क्रॉस आएगा। इसको हम रेशियो का निकालेंगे, आर और एक्सएल का रेशियो, तो 76 18 76 24 3 4 का आएगा दोस्तों, 3 और 4 का रेशियो आएगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 6 वोल्ट। पावर फैक्टर के लिए अत्यंत असत्य संबंध, असत्य है, तो एम्पियर बटा वाट जो है ये गलत है। लेकिन और जो हमारा ए वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। बी वाला वास्तविक पावर बटा आभासी पावर, ये भी पावर फैक्टर का सूत्र होता है। सी वाला किलोवाट बटा केवीए, ये भी पावर फैक्टर का सूत्र होता है। और डी वाला प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा, ये भी पावर फैक्टर का सूत्र होता है, लेकिन एम्पियर बटा वाट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पावर फैक्टर को बढ़ाने वाला यंत्र है, पावर फैक्टर को बढ़ाने वाला यंत्र है ऑप्शन डी सिंक्रोनस संधारित्र द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एसी परिपथ का शक्ति गुणक का मान बराबर होता है, एसी परिपथ का शक्ति गुणक का मान बराबर होता है ऑप्शन नंबर बी वोल्टता एवं धारा के बीच के कोज्या कोण के
बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कैपेसिटिव प्रतिघात का मान किस अनुपात में परिवर्तित होता है? कैपेसिटिव प्रतिघात का मान किस अनुपात में परिवर्तित होता है? ऑप्शन सी, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न फेजर आरेख में धारा तथा वोल्टता के मध्य संबंध का प्रकार है। तो धारा और वोल्टता के बीच में दोस्तों देखिए, वोल्टेज जो है आगे है लेकिन धारा क्या है, पीछे है। तो इसमें क्या होगा, धारा जो है वोल्टेज से क्या है, पश्चिमगामी है। ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज आगे है और धारा क्या है, पश्चिमगामी है 90 अंश। ठीक है, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज का मान होता है। तो ऑप्शन बी, V बराबर L di/dt होता है। एक ऐसी शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज का मान होता है V बराबर L di/dt होता है। अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट में अधिकतम धारा की शर्त क्या है? एसी सर्किट में अधिकतम धारा की शर्त क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर इम्पीडेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर इम्पीडेंस। अगला प्रश्न है, स्थिर लोड के लिए यदि लोड का पावर फैक्टर कम हो जाए, स्थिर लोड के लिए यदि लोड का पावर फैक्टर कम हो जाए तब यह लेगा, क्या लेगा? ऑप्शन बी, अधिक धारा लेगा। याद रखिएगा, स्थिर लोड के लिए यानी कांस्टेंट लोड के लिए यदि लोड का पावर फैक्टर कम हो जाए तब यह अधिक धारा लेगा। ठीक है ना, पावर फैक्टर जितना हो सके यूनिटी के आसपास रखा जाता है। ठीक है ना, तो कम पावर खपत होता है। किसी संधारित्र के आवेश Q को बढ़ाने से उसकी धारिता क्या होता है? ठीक है, तो उसकी धारिता वही रहता है, केवल विभवांतर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, अगर हम आवेश को बढ़ाएंगे तो उसकी जो विभवांतर होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन धारिता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीचे दिया गया चित्र एसी की राशियों को कैसे दर्शाता है? यहाँ पर देखिए, वोल्टेज और करंट जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इन फेज बोलते हैं। वोल्टेज और करंट एक ही फेज में है। ठीक है, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए संधारित्र की रेटिंग होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी, kVAR में होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहा निम्न परिपथ द्वारा गणना की जाती है। तो क्या गणना की जाती है? ए और बी दोनों पावर फैक्टर और पावर दोनों को जो है वो गणना की जाती है, दोनों को। किसी ऐसी सीरीज परिपथ में वोल्टेज तथा धारा, वोल्टेज धारा से कोण आगे है तब पावर फैक्टर होगा cos फाई। ठीक है ना, cos फाई आगे होगा, पावर फैक्टर उसका मान होगा। प्रत्यावर्ती धारा चक्र में धारा या वोल्टेज के उच्चतम मान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड या आयाम कहा जाता है। एम्पलीट्यूड या आयाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति में वृद्धि से प्रेरकत्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो आवृत्ति में अगर वृद्धि होगा तो दोस्तों जो प्रेरकत्व होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, प्रेरकत्व होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एसी का औसत व इफेक्टिव आरएमएस मान क्रमशः होता है। तो ऑप्शन सी, अधिकतम मान का 0.637 और 0.707 गुणा होता है। किसी इंडक्टर में से एसी गुजारने पर क्या होता है? ऑप्शन बी, वोल्टता जो है धारा से अग्रगामी होता है। वोल्टता जो है वो लीड करता है धारा से। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त शक्ति गुणांक मीटर के पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाने पर संकेतक की स्थिति से उसका पाठ्यांक लिया जा सकता है। पाठ्यांक की माप की कौन सा अच्छांकन जो है वो सही है? तो ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ पे सही है, 0.5, लैग 0.1, लीड 0.5। ठीक है ना, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में पावर सप्लाई की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो सर्किट की धारा में परिवर्तन क्या होगा? तो आधी कम हो जाएगी, यानी कि 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना, सर्किट की धारा 1/2 हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर देंगे तो। शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? पावर फैक्टर को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन सी, वाट से वोल्ट एम्पियर। ठीक है ना, वाट से वोल्ट एम्पियर। संधारित्र के लिए धारिता C, विभवांतर V तथा आवेश Q का संबंध किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो C बराबर होता है Q/V। C बराबर Q/V, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C बराबर Q/V होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रभावी मान एवं औसत मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। फॉर्म फैक्टर बराबर RMS वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू, यानी कि औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता परिमाण और दिशा दिखाने के लिए सरल रेखा में तीर चिन्ह द्वारा अंकित की जाती है। इस संकेत को क्या कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन सी, सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, सदिश राशि। अगला प्रश्न देखते हैं, संधारित्रों को किस क्रम में संयोजित करने से कुल धारिता का मान बढ़ जाता है? तो समानांतर क्रम में जो है जोड़ने से
कुल धारिता का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक में से एसी प्रवाहित की जाती है तो कौन सी वैद्युतिक शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है? तो ऑप्शन ए वास्तविक शक्ति जो है ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो धारिता का मान हो जाएगा। तो फार्मूला होता है C बराबर इप्सिलॉन नॉट A/D होता है। तो दूरी के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दूरी को अगर हम आधी करेंगे तो जो धारिता का मान होगा फ्रेंड्स वो भी क्या होगा, मतलब वो भी क्या होगा, जो है देखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर 2 सेंटीमीटर कर दी जाए तो मतलब जो फार्मूला क्या होता है कि C बराबर इप्सिलॉन नॉट A/D होता है ना। तो D है, तो D को क्या कर रहा है, D के स्क्वायर तो नहीं होता है, इप्सिलॉन नॉट A/D होता है। तो बीच की दूरी को घटाकर 2 सेंटीमीटर, धारिता का मान ऑप्शन बी 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, बी वाला। ठीक है, इसको एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो सही तो है। तो बीच की दूरी को जो है मतलब आधा कर रहा है तो जो धारिता होगा वो दोगुना हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी 8 माइक्रोफैराड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो धारिता होता है और बीच की दूरी होती है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो धारिता जो है वो जो दूरी है वो आधी होगी तो जो धारिता होगा वो दोगुना होगा। ठीक है, तो 4 से 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसी के धनात्मक शिखर मान तथा ऋणात्मक शिखर मान के अंतर को कहा जाता है? तो शिखर से शिखर मान यानी पीक टू पीक वैल्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि ज्या तरंग यानी कि साइन वेव एसी सर्किट में एक्सल और आर सीरीज में है तब वोल्टेज रहेगी। तो वोल्टेज क्या रहेगी, ऑप्शन डी आर के समांतर वोल्टेज एक्सल के समांतर वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगी। दो भिन्न धारिताओं एवं भिन्न विभवांतर वाले संधारित्रों को संयोजित करने पर क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विभवांतर समान हो जाते हैं और ऊर्जा क्षय हो जाती है होती है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया। अब नया चैप्टर शुरू होगा यहाँ से, पॉलीफेज विद्युत प्रणाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, बताइए कि कमेंट करके। डेल्टा में संयोजित 3 फेज वायर व्यय नापने की विधि है? भूक्षरण मीटर, 2 वाट मीटर और इंडक्टर मीटर या फिर धारा मापी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कि वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगले वीडियो में पॉलीफेज विद्युत प्रणाली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मैंने आपको जो है मात्र 20-22 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करा देंगे। कोई भी चैनल दोस्तों आपको 20-22 मिनट में 100 क्वेश्चन तो नहीं करा रहा होगा इसमें। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।